के मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को स्टडी कर रहे थे और हमने ये स्टडी किया जो भी कन्वेंशनल मेथड्स अवेलेबल हैं वो हमें पैथोजन को या डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट करने में हेल्प नहीं करते। और ये 3 मेथड्स ऐसे हैं विच आर हेल्पफुल इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ पैथोजन और डिजीज़। और हमने पूरा समझा, पीसीआर का हमने लिखा था और आरडीटी एलिसा का जो पार्ट है वो रह गया था। ठीक है, तो अगला लिखो, हेडिंग लिखो आरडीटी, नंबर 2 आरडीटी। ठीक है, आरडीटी के आगे लिखो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए is tagged with radioactive probe is tagged with radioactive probe and is allowed to hybridize with and is allowed to hybridize with its complementary allowed to hybridize with its complementary DNA in clone of cells it is followed by autoradiography. It is followed by autoradiography, underline autoradiography, followed by autoradiography. Next line में cells having mutated genes will not appear on photographic film. Will not appear on photographic film. Will not appear on photographic film because mutated genes fail to hybridize with complementary DNA. With complementary DNA. ओके, सो यहाँ पे आरडीटी वाला पार्ट है वो ओवर है, 2 लाइन छोड़ो, आगे लिखो नंबर 3 एलिसा। थर्ड आ जाएगा, नंबर 3 आएगा एलिसा। इसके आगे लिखो it is based on antigen antibody interaction. It is based on antigen antibody interaction. अगली लाइन में infection by pathogen can be detected in body by identifying antibodies formed in body or antigens present in body antigens present in body. अगली लाइन में ELISA is used for detection of AIDS, then chickenpox
रोटावायरस, जीका वायरस, रोटावायरस, जीका वायरस, लाइम डिजीज, Lyme disease, etc. It is used for detection of disease like AIDS, chickenpox, Lyme disease, and used for detection of rotavirus, Zika virus, HIV हो गया यहाँ पे। जो रोटा वायरस है ये डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। It is double stranded RNA virus. And Zika virus जो है it is single stranded RNA virus. और जो Lyme disease है it is bacterial disease. Lyme disease is bacterial disease. So रोटावायरस का जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड RNA, जीका वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, एंड लाइम डिजीज जो है इट इज ड्यू टू बैक्टीरिया, सो इट इज बैक्टीरियल डिजीज। ओके, सो यहाँ पे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस वाला जो पार्ट है ओवर है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशंस हैं वो ओवर हैं। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस में एक तो पढ़ा था जीन थेरेपी है, सेकेंड हमने पढ़ा ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हमने ट्रांसजीनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजीनिक एनिमल्स को, ट्रांसजीनिक प्लांट्स को स्टडी किया। ट्रांसजीनिक का मतलब जहाँ पे हम फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर वो प्लांट है तो हम प्लांट का सिंगल सेल के अंदर फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर वो एनिमल को ट्रांसजीनिक बनाना है तो हम फॉरेन जीन को स्पर्म का डीएनए या फिर एग का डीएनए या फिर फर्टिलाइज्ड एग के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करते हैं। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनके सिंगल सेल में फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट की जाती है। मैंने आपको ये भी समझाया कि जब भी हम फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट करते हैं टारगेट सेल में, तो हम उस फॉरेन जीन अपने आप को वो एक्सप्रेस कर पाए, हम उस फॉरेन जीन के साथ प्रोमोटर को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। एंड यूकैरियोट्स में हम प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर दोनों को इनकॉर्पोरेट करते हैं अलोंग विद फॉरेन जीन। उसके बाद हमने जो है वो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पढ़ा एप्लीकेशन में, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पढ़े, सिंथेटिक सीड्स हम बनाते हैं एम्ब्रियो के आसपास। एम्ब्रियो को जो है वो एक तरह से सराउंड कराया जाता है विद हाइड्रोजेल। एंड फिर हमने आरएनए टर्मिनेटर या जीन टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी को पढ़ा। तो अगर जीन टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी के साथ जब प्लांट बनाया जाता है तो उस प्लांट का सीड जर्मिनेट नहीं हो पाता। एंड फिर हमने लास्ट में पढ़ा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। सो एप्लीकेशंस वाला पार्ट ओवर है। अब हम एक अगले पार्ट पर आ रहे हैं जहाँ पे हमने ये स्टडी किया कि जब हमें फॉरेन जीन को टारगेट सेल में भेजना है तो हम किसी वेक्टर को यूज करते हैं, और ये वेक्टर में भी प्लाज्मिड, वायरस, कॉस्मिड, फाजमिड, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, रेट्रोवायरसेस एक्सेट्रा। और देयर आर सम अदर मेथड्स जहाँ पे हम बिना वेक्टर को यूज करे फॉरेन जीन को डायरेक्टली जो है वो टारगेट सेल में इनकॉर्पोरेट कराते हैं। इनको बोला जाता है वेक्टर लेस मेथड्स, या फिर इनको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड्स। ठीक है, तो एक तो आप लाइन लगा दो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जहाँ पे ओवर हुआ है, और अगला पार्ट लेते हैं। आप हेडिंग लिखो, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा वेक्टर लेस मेथड्स। Vector-less methods, direct methods, vector-less methods, direct methods for gene transfer, in target cell, Vector-less methods, direct methods for gene transfer in target cell.
बहुत सारे मेथड्स हैं, हम यहाँ पे 3 मेथड्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1, पहला मेथड माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन। सेकेंड मेथड जीन गन मेथड, gene gun method, and third is electroporation, vectorless method, direct method for gene transfer in target cells. One is micro injection, gene gun method, and electroporation. Micro injection, gene gun, electroporation. माइक्रो इंजेक्शंस को लेते हैं। माइक्रो इंजेक्शन ज़्यादा सूटेबल है एनिमल सेल्स के लिए। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंजेक्ट किया जाता है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन न्यूक्लियस ऑफ टारगेट सेल। और इलेक्ट्रोपोरेशन जो है, इसमें हम प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। मतलब अगर प्लांट सेल है तो भी उसका सेल वॉल डिसॉल्व करा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम प्रोटोप्लास्ट को लेकर और इन प्रोटोप्लास्ट पर हम हाई वोल्टेज पल्स ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं। तो मेम्ब्रेन में टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं और इनके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टारगेट सेल में एंटर होता है। जो थर्ड जीन गन मेथड है, यहाँ पे हम एक मशीन को यूज करते हैं, इसको जीन गन मशीन बोला जाता है। ये मेथड ज़्यादा सूटेबल है प्लांट सेल के लिए। तो इस मशीन में जो माइक्रो पार्टिकल्स को यूज किया जाता है, जो गोल्ड या टंगस्टन के बने होते हैं, इन माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट कर देते हैं और फिर इस मशीन की हेल्प से हम टारगेट सेल के ऊपर जो है वो इन पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं और ये पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाते हैं। हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाते हैं। और क्योंकि पार्टिकल जो है गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल इनर्ट है, तो ये सेल को कोई हार्म नहीं करता। माइक्रो इंजेक्शन मोर सूटेबल फॉर एनिमल सेल्स, जीन गन मेथड इज मोर सूटेबल फॉर प्लांट सेल्स, एंड इलेक्ट्रोपोरेशन हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इक्वली। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्टली टारगेट सेल के जो न्यूक्लियस है वहां पे इंजेक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोपोरेशन में हमने पढ़ा कि प्रोटोप्लास्ट को लेकर और इस प्रोटोप्लास्ट को जो है वो पल्स ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। मेम्ब्रेन में टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं जिनके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टारगेट सेल में एंटर होता है। एंड जो जीन गन मेथड है, इसमें हम टारगेट सेल पर जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स को बम्बार्ड करते हैं और ये माइक्रो पार्टिकल्स गोल्ड टंगस्टन के बने होते हैं और इन माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कोट कर देते हैं। तो जीन गन एक मशीन होती है, इस मशीन की हेल्प से हम इन पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराते हैं टारगेट सेल पे और ये पार्टिकल टारगेट सेल के अंदर एंटर होते हैं। इनके थ्रू डीएनए एंटर हो जाता है, फॉरेन डीएनए। पार्टिकल्स इनर्ट है, इसीलिए वो टारगेट सेल को कोई हार्म नहीं करते। ठीक है, सो पहला लिखते हैं। नंबर 1 पहला लिखो माइक्रो इंजेक्शन। नंबर 1 माइक्रो इंजेक्शंस। माइक्रो इंजेक्शंस में लिखो मोर सूटेबल फॉर एनिमल सेल्स। आप इस लाइन को अंडरलाइन करो, मोर सूटेबल फॉर एनिमल सेल्स। नेक्स्ट लाइन में लिखो recombinant DNA is directly injected in nucleus of target cell
with help of glass needles, with help of glass needles or micropipettes, with help of glass needles or micropipettes or micropipettes. दो लाइन छोड़ो और दो लाइन छोड़ने के बाद आगे लिखो नंबर 2 इलेक्ट्रोपोरेशन। सेकेंड आ जाएगा इलेक्ट्रोपोरेशन, हेडिंग को अंडरलाइन करो, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके आगे लिखो पल्स ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट, pulse of high voltage electric current is applied to protoplasts, is applied to protoplasts। अगली लाइन में temporary pores are formed in membrane, temporary pores are formed in membrane of target cell, in membrane of target cell, membrane of target cell through which foreign DNA enters in cell, through which foreign DNA enters in cell, foreign DNA enters in cell। दो लाइन छोड़ो, आगे लिखो थर्ड मेथड जीन गन also known as shotgun, also known as micro projectile gun, also known as ballistic method, gene gun, shotgun, micro projectile gun, ballistic method, also known as particle gun, particle gun method। So gene gun method is also known as shotgun, particle gun, micro projectile gun or ballistic method, So gene gun method also known as ballistic method, also known as ballistic method। ठीक है, इसमें नोट करो more suitable for plant cells, लाइन को अंडरलाइन कर लेना, more suitable for plant cells, for plant cells। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स, high velocity microparticles of gold and tungsten, are bombarded over target cells, are bombarded over target cells। These particles are coated with recombinant DNA. These particles are coated with recombinant DNA. These particles are inert
and does not harm the cell. These particles are inert and does not harm the cell and does not harm the cell. ओके, सो यहाँ पर वेक्टरलेस मेथड्स ओवर हैं, डायरेक्ट मेथड फॉर जीन ट्रांसफर वाला पार्ट ओवर है. आप यहाँ पे लाइन लगाओ और अब हम जो है वो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं जहाँ पे हम तीन चीज़ों को स्टडी करेंगे, बायोपेटेंट, देन बायोपायरेसी एंड बायोवॉर. ठीक है, सो अगला हेडिंग लिखो. नेक्स्ट पार्ट इज biopatent, biopiracy and biowar. Biopatents, biopiracy and biowar. ठीक है, सारे एक बार ना मेरी तरफ ध्यान दो. हम सबसे पहले तो पेटेंट को लेते हैं. तो पेटेंट का क्या मतलब होता है? पेटेंट का मतलब हो गया, इट इज अ राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू इन्वेंटर टू प्रिवेंट हिज इन्वेंशन कमर्शियल यूज बाय अदर पर्सन. अगर किसी पर्सन का कोई इन्वेंशन है तो गवर्नमेंट इस इन्वेंटर को ये राइट देती है कि इसकी इन्वेंशन को इसकी परमिशन के बिना कोई और जो है वो अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता. दिस इज नोन एज पेटेंट. तो पेटेंट जो है वो किन किन को दिए जाते हैं? नंबर 1 के आपका कोई इन्वेंशन है. नंबर 2, कोई पुरानी इन्वेंशन को आपने मॉडिफाई किया है. थर्ड, आपने कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया है, बनाया है. नंबर 4, आपको कोई प्रोडक्ट बनाने का कोई मेथड आपने डेवलप कर लिया. आपका कोई अपना कॉन्सेप्ट है, आपका कोई अपना आइडिया है, कोई आपका डिजाइन है. इन पर पेटेंट जो है वो ग्रांट किए जाते हैं. मतलब इन्वेंशंस पर, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रीवियस इन्वेंशंस पर, प्रोडक्ट पर, मेथड फॉर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट पर, कोई कॉन्सेप्ट पर, आइडिया पर, डिजाइन पर. हम यहाँ पर बायो पेटेंट को स्टडी कर रहे हैं. तो बायो पेटेंट्स आर ग्रांटेड फॉर नंबर 1, आपने कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाया. मतलब जिस कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन को डेवलप किया है तो ह्यूमन इंसुलिन को का जो पेटेंट है वो उसी कंपनी को दिया गया है. जिस कंपनी ने कैल्सीटोनिन को डेवलप किया है सिंथेटिकली, तो उसको कैल्सीटोनिन को बनाने का पेटेंट सिर्फ उसी कंपनी के ही पास है. नंबर 2, आपने कोई ट्रांसजीनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना लिया. तो जिस कंपनी ने रोजी को डेवलप किया है तो उसका पेटेंट जो है वो उसी कंपनी के ही पास है. नंबर 3, हमने ये स्टडी किया था कि बायोटेक्नोलॉजी के बड़े सारे प्रोसेसेस हैं, बड़े सारे मेथड्स हैं. उनमें से एक मेथड हमने पढ़ा RDT. ये एक मेथड हमने पढ़ा है और बड़े सारे मेथड्स हैं. किसी ने कोई एक और नया बायोटेक्नोलॉजी का मेथड डेवलप कर लिया तो उसके ऊपर भी पेटेंट ग्रांट होता है. आपने कोई अपने आप DNA का कोई एक नया सीक्वेंस बना लिया और आपको उसके ऊपर पेटेंट ग्रांट हो सकता है. आपने कोई जो है वो DNA आइसोलेट करके और उस DNA से आपने कोई सिंथेटिक प्रोटीन बना ली तो इवन प्रोटीन का जो पेटेंट है वो दिया जाता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमन इंसुलिन भी तो प्रोटीन की फॉर्म में ही है. एंड आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई नई स्ट्रेन को ढूंढा
मतलब जैसे ई कोलाई का K12 एक ऐसा स्ट्रेन है जिसमें हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो जिस भी साइंटिस्ट ने K12 स्ट्रेन को ढूंढा होगा, तो K12 का जो पेटेंट है वो उसी साइंटिस्ट के पास ही है। अगर कोई कंपनी K12 को यूज करेगी अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसका कुछ बेनिफिट जो है वो साइंटिस्ट को भी दिया जाएगा। और हम बायो पेटेंट जो है वो किस किस को ग्रांट किए जाते हैं। बायो पेटेंट किस किस पर दिए जाते हैं, उसमें हमने पढ़ा कि नंबर 1 जो है वो कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाया, फिर कोई ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप किया गया है, या फिर कोई नया बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस डेवलप कर लिया गया, कोई डीएनए का सीक्वेंस बना लिया गया, डीएनए से कोई प्रोटीन बना ली गई, या फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई नया स्ट्रेन जो है उसको ढूंढ लिया। इनके ऊपर बायो पेटेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं। बायो पायरेसी, अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या फिर कोई दूसरा कंट्री किसी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज करे, या फिर वो दूसरे कंट्री की ट्रेडिशनल नॉलेज को अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज करे विदाउट परमिशन, इट इज नोन एज बायो पायरेसी। मतलब अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इंडिया के किसी भी नेचुरल रिसोर्स को या इंडिया की कोई ट्रेडिशनल नॉलेज को विदाउट परमिशन अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यूज करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? बायो पायरेसी। बड़े सारे एग्जाम्पल्स हैं बायो पायरेसी के, हम फ्यू एग्जाम्पल्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं बासमती राइस का। इंडिया में राइस की डाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ राइस जो है वो इंडिया में ही जो है वो ग्रो करता है। तो इंडिया में राइस की 2 लाख तो वेराइटीज ही हैं, जिसमें से आप एक वैरायटी का नाम बोलते हो, दैट इज बासमती। तो ऐसे बासमती जैसे इंडिया में कितनी वैरायटीज हैं? 2 लाख के करीब वैरायटीज हैं। और जिसमें से एक जो बासमती वैरायटी है, इसकी 27 डॉक्यूमेंटेड टाइप्स जो हैं वो इंडिया में अंडर कल्टीवेशन है। मतलब इंडिया में कितनी तरह का बासमती अंडर कल्टीवेशन है? 27 टाइप्स ऑफ बासमती अंडर कल्टीवेशन है। और ये जो बासमती राइस है ये अपने एरोमा के लिए, अपने फ्लेवर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और ये इंडिया में ही डेवलप हुआ है। जो बासमती है इंडिया का इंडिजिनस प्लांट है। बासमती को कहीं बाहर से लाकर इंडिया में कल्टीवेट नहीं किया गया। बासमती या राइस जो है वो इंडिया में ही जो है इसका ओरिजिन है। 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने एक नया बासमती वैरायटी डेवलप किया एंड पेटेंट ऑफिस से उसने जो है वो इस नई वैरायटी का पेटेंट ले लिया। जो ट्रेडमार्क ऑफिस था उसने इस कंपनी को अलाउ कर दिया कि आप इस नई बासमती वैरायटी को अमेरिका में एंड अमेरिका के बाहर सेल कर सकते हो। जब इस नई वैरायटी को स्टडी किया गया तो एक्चुअल में ये जो नई वैरायटी बनाई गई थी, ये वैरायटी इंडियन फार्मर ने जो वैरायटीज डेवलप की थी उन वैरायटीज से इस वैरायटी को डिराइव किया गया था, बनाया गया था। और इस न्यू वैरायटी को बनाने के लिए उन्होंने इंडियन बासमती को क्रॉस किया सेमी ड्वार्फ वैरायटीज के साथ। मतलब इंडियन बासमती और इसको क्रॉस किया सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ। तो इन्होंने एक्चुअल में हमारी बासमती का जो हाइट था, जो लेंथ था ना, उसको छोटा कर दिया, प्लांट्स को ड्वार्फ बना दिया, और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ था। मतलब जो नई वैरायटी ये बोल रहे थे कि ये हमने एक नई बासमती वैरायटी को डेवलप किया है, उस बासमती को बनाने के लिए इन्होंने इंडियन बासमती ले ली और इसको क्रॉस करा दिया एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ।
तो जो प्लांट बना रिजल्टेंट, उस प्लांट में जो बासमती का हाइट था प्लांट का वो ड्वार्फ हो गया था, छोटा हो गया था। लेकिन बासमती के ग्रेन में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था। और जब हम अपनी उस बासमती वैरायटी को जो है वो सेल करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में अगर जाएं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ग्रेन जो है वो अपना नई वैरायटी कहकर वो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आते हैं, तो देयर इज नो चेंज इन ग्रेन, और हमें बेचना तो ग्रेन है ना। हमें जो स्टेम है राइस प्लांट का स्टेम तो हमें बेचना नहीं है कहीं जाके। इसलिए ये केस क्या था, बायोपायरेसी का केस है। मतलब उन्होंने हमारी ही इंडियन बासमती वैरायटी को छोटा बनाकर और उसको एक नया वैरायटी का नाम दे दिया। और जबकि जितने अलग अलग तरह के बासमती होते हैं, जैसे आप टीवी में सुनते हो कि अलग अलग होता है ना, जैसे लाल किला है, तो लाल किला इज वन टाइप ऑफ बासमती। या कोई और जैसे दावत है, तो दावत जो है इट इज अनदर टाइप ऑफ बासमती। है तो बासमती, लेकिन उनमें जो है वो थोड़ा बहुत एरोमा का फर्क होगा, लेंथ ऑफ ग्रेन का फर्क होगा। तो जो बासमती है वो अपने ग्रेन की लेंथ एंड एरोमा के लिए ही तो फेमस है। तो उसमें उन्होंने ना तो ग्रेन की लेंथ में कोई चेंज था, ना उसके एरोमा या फ्लेवर में कोई चेंज था, वो बिल्कुल वही था जो इंडियन बासमती का था। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, जो है वो बायोपायरेसी का केस माना जाता है। तो सेकंड एक और एग्जांपल पे आते हैं कि दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी का मेडिकल सेंटर जो था, उसने एक पेटेंट उसको दे दिया गया, और ये पेटेंट था हल्दी, टर्मरिक जो है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी है। तो ये तो इंडिया का हजारों सालों से ये हमारी एक ट्रेडिशनल नॉलेज है कि जो टर्मरिक है या हल्दी है वो जो है वो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। इंडिया में तो हर स्पाइस में जो है वो टर्मरिक यूज होता है, और हर दैट इज करी में जो है वो टर्मरिक यूज होता है। और जब भी बड़ा कॉमन है कि जैसे जब भी चोट लग जाती है ना, तो ज्यादातर मिल्क में टर्मरिक डालकर जो है वो दे दिया जाता है। और हमें हमारी एक ट्रेडिशनल नॉलेज चलती चली जा रही है कि इससे जो है वो वूंड जल्दी हील हो जाता है और बॉडी में पेन नहीं होता। तो ये तो हमारा इंडिया का एक ट्रेडिशनल नॉलेज था टर्मरिक को लेकर, लेकिन इसका पेटेंट इंडिया के पास नहीं है। इसका पेटेंट जो है वो एक जो मेडिकल सेंटर है, यूनिवर्सिटी ऑफ जो मिसिसिपी है, उनको ग्रांट किया गया है, उन्होंने पहले अप्लाई किया होगा। इस तरह से थर्ड एक एग्जांपल पे आते हैं कि जो यूएस का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको एक पेटेंट ग्रांट किया गया। और वो पेटेंट है नीम जो है, दैट जो नीम होता है, नीम जो है वो नीम में फंजीसाइडल प्रॉपर्टी है। तो इवन जो है ये भी हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था इंडिया का कि जो नीम है उसको हम जैसे बहुत पुराने टाइम में विलेजेस वगैरह में लोग जो है वो अपने कपड़ों में नीम की लीव्स को रखते थे, और उनको ये पता था कि इससे जो कपड़ा है उसमें कीड़ा नहीं लगता। एंड जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है, हेयर में इन्फेक्शन होता है, या बॉडी में कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो नीम होती है उसको पीस कर या उसको पानी में उबाल कर उसके पानी से जो है वो हेयर वॉश होता है या स्किन वॉश होता है। तो मतलब ये हमारी एक ट्रेडिशनल नॉलेज था कि नीम इस तरह की बड़ी सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। लेकिन इसका पेटेंट जो है वो इंडिया के पास नहीं है, इसका पेटेंट जो है वो इंडिया के बाहर है। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ बायोपायरेसी। उसी तरह से जो जामुन है या जो करेला है, बिटर गॉर्ड है, तो ये बड़ा एक हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज था कि जो बिटर गॉर्ड है करेला, इसको खाना चाहिए, इसको खाने से जो है वो, या जामुन की गुठली को पीस कर जो है वो इसको रखते थे कि इससे जो है वो बहुत सारी बीमारी नहीं होती, या जो एल्डरली पीपल हैं वो ठीक रहते हैं। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल नॉलेज था, हमें ये नहीं पता था उस समय कि इसमें कोई एंटी डायबिटिक इसकी कोई प्रॉपर्टी करके होता है। लेकिन हमारी इस ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उसका एक तरह से ये भी एक बायोपायरेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि जामुन एंड करेला में कोई एंटी डायबिटिक उसकी प्रॉपर्टी है,
इसका पेटेंट इंडिया के पास नहीं है, इट इज आउटसाइड। मतलब ये हमने 3 ऐसे एग्जांपल्स पढ़े जहां पे इंडिया की ट्रेडिशनल नॉलेज की बायोपायरेसी हुई है। एक और एग्जांपल पर आते हैं। वेस्ट अफ्रीका में एक प्लांट ग्रो करता है, इट इज पेंटाडाइप्लेंड्रा ब्रेजियाना प्लांट। और इस प्लांट का जो फ्रूट है वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो इसकी बेरी फ्रूट जो है उसको जो है उनके लिए एक नॉर्मल फ्रूट था ये। अमेरिका की किसी कंपनी ने जो है इसको डिस्कवर कर लिया कि ये जो फ्रूट है जो इतना मीठा है, इतना ज़्यादा स्वीट है, इसका इसकी वजह इसके अंदर एक प्रोटीन है। और वो प्रोटीन जो है उसको वो ब्रेजीन प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जो है वो लो कैलोरी शुगर है, लो कैलोरी स्वीटनर है ये। और ये बहुत बड़ा डिस्कवरी था कि नेचर में कोई ऐसा स्वीटनर है जो लो कैलोरी स्वीटनर है, जबकि लो कैलोरी स्वीटनर तो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं इक्वल वगैरह करके, जिनके बारे में आप सुनते हो, बट दे आर वेरी हार्मफुल टू बॉडी। लेकिन नेचर में अगर कोई ऐसा स्वीटनर है जो लो कैलोरी है, तो ये बहुत बड़ी एक डिस्कवरी थी। तो उन्होंने जो है वो ब्रेजीन प्रोटीन का पेटेंट अपने नाम कर लिया कि ब्रेजीन प्रोटीन को हम जो है हम ही सिर्फ सेल कर सकते हैं। और फिर उन्होंने इस ब्रेजीन प्रोटीन को बनाने वाली जो जीन थी उसको सिंथेटिकली बनाया और उस जीन का पेटेंट भी उन्होंने ले लिया। मतलब अब ब्रेजीन जो प्रोटीन है उसका पेटेंट जो है वो जिस कंट्री का वो प्लांट है उनके पास नहीं है, वो किसी अमेरिकन कंपनी के पास है। और इन्होंने जो ब्रेजीन प्रोटीन को बनाने का सिंथेटिक जीन बनाया, इस सिंथेटिक जीन को इन्होंने अपने मेज प्लांट में इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब इनका मेज प्लांट में जो है वो ब्रेजीन बनता है और ये मेज के सीड में से ब्रेजीन निकाल कर उसको सेल करते हैं। तो मतलब कि एक तो जीन का पेटेंट भी उनके पास है एंड ब्रेजीन प्रोटीन का पेटेंट जो है वो भी उनके पास है। सो हमने इस तरह से कुछ एग्जांपल्स पढ़े बायोपायरेसी के। बासमती राइस पढ़ा, टर्मरिक पढ़ा, देन नीम पढ़ा, जामुन है, बिटर गॉर्ड है एंड ब्रेजीन प्रोटीन का जो हमने स्टडी किया। बायो वॉर पर आता है। बायो वॉर का मतलब हो गया जब हम किसी बायोलॉजिकल वेपन को यूज करते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल वेपन? बायोलॉजिकल वेपन का मतलब जैसे कोरोना चल रहा है और जो वायरस है मतलब जो कोरोना वायरस है, ऐसा माना जा रहा है कि है ना, ये एक तरह से कहीं किसी ने बनाया। और तो शायद इसी को हम बायो वॉर बोलते हैं। तो जब हम किसी बायोलॉजिकल वेपन को यूज करते हैं, तो बायोलॉजिकल वेपन जो है वो कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। It may be pathogenic virus, it may be pathogenic fungi, it may be pathogenic bacteria, या फिर उनके टॉक्सिन्स जो हैं उनको यूज कर लिया जाता है। मान लो किसी एरिया का कोई वाटर बॉडी है जहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वो उस वाटर बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर उस वाटर बॉडी में किसी पैथोजन का टॉक्सिन मिक्स कर दिया जाए, तो वो जो एनिमल्स उस वाटर पे डिपेंडेंट है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो पर्सन्स उस वाटर पर डिपेंडेंट है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो है ये बायो वॉर जिसको हम बोलते हैं। तो जो पोटेंशियल बायो वेपन्स यूज में आते हैं, जैसे एंथ्रैक्स बैक्टीरिया। और हमने सुना, आपने सुना भी होगा कि 2001 में, सितंबर 2001 में अमेरिका के ऑफिसेज में कुछ लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई थी और वो लेटर्स वर कंटेमिनेटेड विद एंथ्रैक्स बैक्टीरिया। और ये बड़ा फेटल बैक्टीरिया होता है जो पर्सन्स को किल भी कर सकता है। एंड उसी तरह से 2003 में जो वाइट हाउस है, व्हाइट हाउस में 2 लेटर्स डिलीवर की गई थी और दे वर कंटेमिनेटेड विद राइसिन पाउडर। राइसिन पाउडर इज वेरी वेरी टॉक्सिक प्रोटीन जो कि विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो मैन को किल कर सकता है। रिसिनस प्लांट होता है जहाँ से राइसिन पाउडर जो है उसको निकाला जाता है। एंड सो इस तरह के कुछ नहीं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। और जो पोटेंशियल बायो वेपन्स करके यूज होते हैं उसमें एंथ्रैक्स बैक्टीरिया है, बॉटुलिज्म का बैक्टीरिया है, इबोला वायरस है, देन स्मॉल पॉक्स वायरस है, एफ्लाटॉक्सिन्स यूज होते हैं, मतलब जो फंजई के टॉक्सिन्स होते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं हम उनको, और राइसिन पाउडर है। सो दीज आर पोटेंशियल बायो वेपन्स। वाई बायो वेपन्स आर इन ग्रेट डिमांड? आजकल बायो वेपन्स
यूज होते हैं, उनकी बड़ी डिमांड है। क्यों? क्योंकि आपको तो बायो वेपन नजर आ ही नहीं रहा, आपको तो कोरोना वायरस नजर नहीं आ रहा, पर स्प्रेड हो गया। तो दे आर इनविजिबल, लो कॉस्ट, कोई आपको बड़े बड़े टैंक्स नहीं बनाने, मिसाइल्स नहीं बनानी। एंड थर्ड, दे कॉज मास कैजुअलिटी। So why bioweapons are in great demand? Because they are invisible, they are low cost weapon and they cause mass casualty. So जब हम biological weapon use करते हैं, इसको क्या बोला जाता है? बायो वॉर करके बोला जाता है। बायोलॉजिकल वेपन किसको हम बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया जाता है? इट मे बी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट मे बी टॉक्सिन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मे बी पैथोजेनिक फंजी और बैक्टीरिया और वायरस, या फिर उनके टॉक्सिन्स, या फिर कोई ऐसी राइसिन प्रोटीन जैसे कोई प्रोटीन या बड़े टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं जिनको जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, सो एक एक करके लिख लेते हैं इसको। सो सबसे पहला लिखो, नंबर 1 पहला आ जाएगा पेटेंट। ठीक है, तो पहले आपने हेडिंग लिखना है पेटेंट, बायो पेटेंट बाद में लिखना है। आप पहला हेडिंग लिखो पेटेंट, पेटेंट। ठीक है, इसके आगे लिखो इट इज अ राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, इट इज अ राइट, it is a right granted by government to the inventor to prevent his invention from commercial benefit by other person, from commercial benefit by other person। एक लाइन छोड़ के लिखो, patents are granted for, patents are granted for, नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 invention, number 2 modification of previous invention, number 2 modification of previous invention, number 3 product, number 4 method for producing product, method for producing product, number 5 concept, idea or design, concept, idea और डिजाइन, कॉन्सेप्ट, आइडिया और डिजाइन। अब आप 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ने के बाद हेडिंग लिखो बायो पेटेंट, अगला हेडिंग आ जाएगा बायो पेटेंट, के आगे लिखो ग्रांटेड फॉर, नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, number 1 biological product, number 2 genetically modified organisms, number 2 genetically modified organisms, number 3 new biotechnological process,
new biotechnological process, new biotechnological process. Number 4, DNA sequence. Number 4, DNA sequence. DNA sequence. Number 5, protein. Protein from DNA sequence. Protein from DNA sequence. Protein from DNA sequence. Next, cell lines. Cell lines. Cell lines. Number 7, strains of microorganisms. Strains of microorganisms. So biopatents are granted for biological product, genetically modified organism, new biotechnological process, DNA sequence, protein, cell lines, strains of microorganisms, etc. अब आप 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो हेडिंग बायोपायरेसी. अगला हेडिंग आ जाएगा बायोपायरेसी. नेक्स्ट हेडिंग बायोपायरेसी. इसमें लिखो when multinational company commercially exploit natural resources, commercially exploit natural resources or traditional knowledge of a country, traditional knowledge of a country without permission, comma, it is biopiracy. It is biopiracy. एक लाइन छोड़ के लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपायरेसी. हेडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपायरेसी. एग्जाम्पल्स ऑफ बायोपायरेसी. नंबर 1 पहला लिखो. नंबर 1 बासमती राइस. नंबर 1 बासमती राइस. बासमती राइस में लिखो इन इंडिया there are 2 lakh varieties of rice. In India there are 2 lakh varieties of rice. 2 lakh varieties of rice. अगली लाइन में 50,000 genetically different strains of rice are present. 50,000 genetically different strains of rice are present. So 2 lakh varieties of rice and 50,000 genetically different strains of rice. Next line में in India 27 documented varieties of basmati 27 documented varieties of basmati are grown. 27 documented varieties of basmati are grown
are grown. नेक्स्ट लाइन में बासमती इज फेमस फॉर इट्स aroma and flavor. Basmati is famous for its aroma and flavor. Famous for its aroma and flavor. Next line में in 1997 circle 1997 comma American company got patent rights. American company got patent rights on new basmati variety. For new basmati variety, got patent rights for new basmati variety from US patent from US patent and trademark office. From US patent and trademark office. American company got patent rights for new basmati variety from US patent and trademark office, which allowed the company to sell new variety in US and abroad. To sell new variety in US and abroad. अगली लाइन में this new variety was derived from Indian farmers basmati. This new variety was derived from Indian farmers basmati. लाइन को अंडरलाइन करो. Derived from Indian farmers basmati. नेक्स्ट लाइन में new variety was formed by crossing. New variety was formed by crossing Indian basmati and semi-dwarf varieties. By crossing Indian basmati and semi-dwarf varieties. लाइन को अंडरलाइन करो. It was developed by crossing Indian basmati and semi-dwarf varieties. ठीक है. सो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल ओवर है. बाकी एग्जाम्पल्स की राइटिंग जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लिखेंगे.